सास जैसी रसोई में कमी निकालने वाला ससुराल। क्या बात है, आज तो आलू गोभी की सब्जी पूरी और पुलाव भी बन रहा है। कोई स्पेशल दिन है क्या आज? अरे तेरे पापा का बड़े दिनों से मन कर रहा था ये सब खाने का, तो सोचा आज बना दूं। एक काम कर, ये खीर सामने वाली संगीता भाभी को भी दिया, उन्हें मेरे हाथ की खीर काफी पसंद है। ठीक है माँ। ममता साक्षी को बाउल में खीर निकाल कर देती है, जिसे साक्षी सामने रहने वाली संगीता के घर लेकर जाती है। साक्षी जैसे ही संगीता के घर पहुंचती है तो देखती है कि संगीता किचन में खड़े खड़े अपनी बहू आंचल पर काफी चिल्ला रही है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा कर भेजा या नहीं? सारे किचन में गंदगी मचा रखी है। माँ जी, अब खाना बनेगा तो थोड़ा बहुत तो सामान फैलेगा ही ना। खाना बनाने के बाद मैं पूरी रसोई साफ कर दूंगी। हाँ हाँ, अच्छे से पता है तेरा रसोई साफ करना, सारा कूड़ा अपनी जगह पर ही रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझ जैसी बहू लाकर। संगीता आंचल पर चिल्लाई रही होती है कि तभी वो साक्षी को देखती है। अरे साक्षी बेटा, आंटी वो माँ ने आज खीर बनाई थी तो आपके लिए भी भिजवाई है। तेरी मम्मी कितनी अच्छी है, जब भी कुछ अच्छा बनाती है मेरे लिए हमेशा भिजवाती। अब तो खड़ी खड़ी देखती रहेगी या ये खीर लेकर किचन में भी रखेगी? बिना बोले तो एक काम नहीं करती है। साक्षी देखती है कि संगीता के ऐसे चिल्लाने की वजह से संगीता की बहू आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और साक्षी अपनी माँ के साथ अपनी ताई कौशल्या के घर पर रात के खाने के लिए जाती है। कौशल्या की बहू अनामिका सभी को रोटियां परोस रही होती है कि तभी। अरे नालायक, 7 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन अभी तक ठीक से रोटी बनाने भी नहीं आई। देख, कोने कोने की सारी रोटी कच्ची है। माँ जी, आज इतना सब कुछ बनाना था ना, शायद इसीलिए जल्दबाजी में रोटी थोड़ी कच्ची रह गई होगी। तंग आ चुकी हूँ तो जैसी बहू से, इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे को कुंवारा ही रखती। पता नहीं घर वाले अपनी बेटी को कुछ सिखाते क्यों नहीं, हर किसी के सामने बेइज्जती करवाती हैं। कोई बात नहीं कौशल्या दीदी, रोटी के अलावा चावल भी तो है, हम वो खा लेंगे। अरे ममता, आज की बात थोड़ी ना है, रोज का ड्रामा है ये इसका। तो ये जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। अपनी भाभी को इस तरह डांट पड़ता देखकर साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साक्षी जब से बड़ी हुई थी उसने हमेशा अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों में हर सास को अपनी बहू के काम में छोटी छोटी चीजों को लेकर कमी निकालता ही देखा था, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यूं ही समय गुजरता है और अब साक्षी का रिश्ता भी तय हो जाता है। मैडम जी, अगले महीने शादी है आपकी, शॉपिंग नहीं करना क्या? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तेरी शादी की शॉपिंग के लिए। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ पूनम। मैंने हमेशा से हर सास को अपनी बहू पर चिल्लाता गुस्सा करते हुए देखा है। बिन बातों की चीजों में भी अपनी बहू के हर काम में कमी निकालती है। तो मुझे ऐसे सास मिल गई तो मुझसे तो ये सब बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो जानती है ना मुझे। हाँ, लेकिन हर सास ऐसी हो जरूरी नहीं। अब तो मेरी मम्मी को ही देख ले, मेरी भाभी से कितनी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी मम्मी उन पर कभी नहीं चिल्लाती, हमेशा उन्हें प्यार से समझाती। मेरी मम्मी की तरह ही तेरी सास भी होगी। इसी तरह समय गुजरता है और साक्षी की शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्मों के बाद आज साक्षी की उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। साक्षी, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। मैं जानती हूँ तुम नर्वस होगी, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराना मत, अक्सर ऐसा होता है। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। शादी से पहले मैंने हर दिन अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी की थी। आप देखना, मैं बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाऊंगी ताकि मेरी सासू माँ बिल्कुल भी कमी ना निकाले। काश ऐसा ही हो साक्षी, वरना जितना मैं जानती हूँ कमी तो निकलेगी ही तुम्हारे खाने में। अंजलि अब किचन में चली जाती है, जिसके बाद अब साक्षी जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म के खाने में मटर पनीर, शाही पुलाव, पूड़ी, रायता और मीठे में हलवा बनाती है। साक्षी के हाथ का खाना घर में लगभग सभी को काफी पसंद आता है। मानना पड़ेगा अरुण, तेरी बीवी ने खाना तो काफी बढ़िया बनाया है। अंजलि, लगता है अब तुम्हें अपना देवरानी से क्लास लेने की जरूरत है। ये बात तो है, साक्षी ने सब कुछ काफी बढ़िया बनाया है। मैं तो आज 2 पूरी एक्स्ट्रा खाऊंगी। अरे पता नहीं तुम लोगों को खाने में कोई कमी क्यों नजर नहीं आ रही है। अरे पूरी तो फूली फूली अच्छी लगती है, लेकिन देखो ये सारी पिचकी हुई हैं। और बहू हलवे में घी डालते हैं ना कि घी में हलवा। कितना घी डाल दिया है तुमने। हलवे में कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके भी खाने में स्वाद ले आती है, और सब्जी में खड़े मसाले तो तुमने भर भर के डाले हैं। पूरा स्वाद बिगड़ा हुआ है सब्जी का। बहू ने पहली बार खाना बनाया है, इस तरह कमी तो मत निकालिए। छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं। यार ये सारे काम तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे करने पड़ रहे हैं। अगर मैं बहू को बताऊंगा नहीं तो उसे अपनी गलतियां दिखेंगी कैसे? क्यों बहू, कुछ गलत थोड़े ना कहा है मैंने। पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन चीजों का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। मनोहर की बातें सुनकर साक्षी का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। सबके खाने के बाद साक्षी रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है कि तभी साक्षी की सास सुमित्रा हाथों में शगुन का लिफाफा लेकर रसोई में आती है।
खाना काफी बढ़िया बना था और मुझे तो हलवा काफी पसंद आया। अगर बचा हो तो रात में मुझे देना, और ये लो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का शगुन। और हाँ, अपने ससुर की बातों का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है। मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, वो तो बस मुझे समझा रहे थे ताकि आगे मुझसे ऐसी गलती ना हो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने आपका दिल इतनी जल्दी जीत लिया। मैं पापा जी का दिल भी जल्दी जीतूंगी। साक्षी की बात सुनकर सुमित्रा एक तरफ खुश होती है तो वहीं मन ही मन उसे साक्षी को लेकर थोड़ी चिंता भी होती है, जिसे वो साक्षी को नहीं दिखाती। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। साक्षी किचन साफ करके पैरों से किचन में पोछा लगा रही होती है कि तभी अचानक मनोहर किचन में आ जाता है और साक्षी को खड़े खड़े पैरों से पोछा लगाता हुआ देखकर, अरे ये तुम क्या कर रही हो? वो रसोई साफ करके पोछा लगा रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? बहू, अभी तो तुम नौजवान हो और अभी से ही तुम्हारी कमर दुखने लग गई तो तुम खड़े खड़े पैरों से पोछा लगा रही हो? अरे माँ अन्नपूर्णा का वास रसोई में होता है। रसोई की अच्छे से साफ सफाई नहीं करोगी ना तो बरकत कैसे रहेगी? वो देखो कोने में किस तरह मिट्टी है, हाथों से बैठकर अच्छे से पोछा लगाओ। पता नहीं आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है। मनोहर वहीं खड़ा रहता है, जिसे देखकर अब साक्षी को बैठकर अच्छे से हाथों से पोछा लगाना पड़ता है। अपने ससुर का ऐसा बर्ताव साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो आज रात के खाने में जब मनोहर के मुंह में चावल में कंकड़ निकल आता है तो, साक्षी बहू, लगता है तुम्हारी माँ से मुझे बात करनी ही पड़ेगी। ये कैसे चावल बनाए हैं तुमने? पहले निवाले में ही कंकड़ निकल आया। आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ना लिखना फैशन करना सिखा देते हैं, लेकिन घर के काम करना नहीं सिखाते। अरे आप बहू से किस तरह बात कर रहे हो जाती है कभी कभी गलती। मैंने आपके लिए दूसरे चावल बनाकर लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना अब। साक्षी बहू, अभी भी कह रहा हूँ, घर गृहस्थी रसोई अच्छे से संभालना सीख लो, वरना कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि रोती फिरो। मनोहर सबके सामने साक्षी पर काफी चिल्लाता है, जिससे साक्षी कमरे में जाकर फूट फूट के रोने लगती है। तो वहीं अरुण साक्षी को चुप करवाता है। अरे साक्षी, अब चुप ही हो जाओ ना, कब तक इस तरह रोती रहोगी? पापा की बातों को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दिया करो। वो ससुर होकर बिल्कुल सास की तरह हर चीज में कमी निकालते हैं। अरे माँ जी तो मुझे कुछ नहीं कहती तो ससुर जी इतना क्यों बोलते हैं? तुम्हें नहीं पता मुझे कितना बुरा लग रहा है। अरे मुझे बोल लेते, लेकिन मेरी मम्मी पापा को क्यों बोला? अरे साक्षी, तुम तो रो रही हो, चुप हो जाओ। उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो। शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो जिंदगी भर का है तो मैंने एडजस्ट करना सीख लिया। लेकिन भाभी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इस तरह एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाभी, अब आप ही इसे समझाओ, मैं तो थक गया हूँ। साक्षी, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रही हो। हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती। मेरी फैमिली भी ऐसी नहीं है। अब तुम्हें लाइफ टाइम इसी घर में रहना है। ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेकर अगर तुम रोने बैठ गई तो तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? अपनी जेठानी अंजलि की बातों को सुनकर साक्षी जैसे तैसे करके खुद को संभालती है और अब इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में बातें करते हुए खाना बना रही थी। भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि दही वाली भिंडी भी बनती है, वरना मेरे घर में तो हमेशा मसाला भिंडी ही बनती थी। मेरे मायके में सभी को दही वाली भिंडी काफी पसंद है। यहाँ पर भी किसी को नहीं पता था। वो तो जब मैंने पहली बार बनाया तो सबको काफी पसंद आया, इसीलिए महीने में 1-2 बार बना ही देती हूँ। हंसी मजाक करते हुए दोनों खाना बना ही रही होती हैं कि तभी अचानक रसोई में मनोहर आ जाता है। अरे बहुओं, बातों पर कम ध्यान, खाने पर ज्यादा ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बातों के चक्कर में हमें जला खाना खाना पड़े। और साक्षी बहू, ये तुमने आमचूर का पाउडर क्यों रखा है? कितनी बार मना किया है मैंने अरुण से कि राशन में ये आमचूर मत लाया कर, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। इसे तो बस पैसे बर्बाद करने हैं, कोई जरूरत नहीं है खाने में डालने की। अपनी दोनों बहू को टोक कर अब मनोहर किचन में ही इधर उधर घूमने लगता है, जिससे दोनों बहू को काफी अजीब लगता है। तभी फिर से मनोहर, अंजलि बहू, आधी सब्जी तो तुमने छिलके में ही निकाल दी। अरे तुम्हें ये क्या सब्जी भी छीलनी नहीं आती? पापा जी, इतना पतला छिलका तो छील रही हूँ मैं, और कितना छीलूं? अरे इससे भी पतला छिलका छिला जाता है। अगर मेरी माँ होती ना तो तुम दोनों को अच्छे से सिखाती खाना बनाना। तुम्हारी सास से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मनोहर बात बात पर अपनी दोनों बहू को टोकने लगता है, जिससे उन दोनों को ही खाना बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ देर बाद जब मनोहर किचन से जाता है तो दोनों बहू चैन की सांस लेती हैं। इससे पहले दोनों कुछ कहती कि तभी अचानक मनोहर दोबारा रसोई में आ जाता है। अरे बहू, ये इतनी तेज आंच पर खाना बनाने की क्या जरूरत है? कम आंच पर भी खाना बना सकते हो। अरे तुम तो महीने भर चलने वाला सिलेंडर भी 10 दिन में खत्म कर दोगी। पता नहीं कैसी बहुएं मिली हैं, बचत के बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है। अपने ससुर का बात बात पर हर चीज में कमी निकालने की वजह से अंजलि और साक्षी दोनों ही परेशान होती हैं, लेकिन दोनों क्या ही कर सकती थी। इसी तरह समय गुजरता है। साक्षी घर के बरामदे की धुलाई कर रही होती है कि तभी बाहर से सब्जियां लेकर मनोहर आता है।
आज तो बिना बोले ही तुम घर की साफ सफाई में लग गई। पापा जी वो महीना भर हो गया था घर धुले हुए, तो सोचा आज घर धो लूं। घर तो धुल गया है, बस आंगन रह गया है। तुम खाली पानी से घर क्यों धो रही हो? हाँ, फर्श तभी चमकेगा ना जब सिर्फ सर्फ से धुलेगा। चलो एक काम करो, सर्फ से पूरा घर धो दो अच्छे से। मैं जब तक बाहर से हो आता हूँ, मेरे आने तक शीशे की तरह चमकना चाहिए। साक्षी कुछ कहती इससे पहले ही मनोहर आंगन में सब्जी का थैला रखकर बाहर चला जाता है। तो वहीं ससुर को अपनी बहू पर हुक्म चलाता देखकर पड़ोस में रहने वाली अनीता, ये मुझे आदमी कम जनानी ज्यादा लगता है। पहले बड़ी बहू पर हुक्म चलाता था और अब छोटी के पीछे भी पड़ गया है, बेचारी। साक्षी को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जिसके बाद साक्षी फर्श पर सर्फ डालकर घर की धुलाई करने लगती है, लेकिन तभी अचानक साक्षी का पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिरती है। हाय मर गई रे मेरी कमर। साक्षी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित्रा आती है और जल्दी से साक्षी को उठाने लगती है। तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? और किसने कहा था सर्फ से घर धोने के लिए? पता है ना चिकनी टाइल है फर्श, तो पानी से ही फिसल जाता है इंसान, और तुम सर्फ से धो रही हो इसे। माँ जी मैंने तो खाली पानी से ही धुलाई की थी, लेकिन ससुर जी ने ही कहा कि सर्फ से धुलाई करो। सुमित्रा साक्षी को उठाकर सोफे पर बिठा देती है कि तभी बाहर से मनोहर आता है और साक्षी को सोफे पर बैठा देख, अरे मैं तो समझ रहा था कि बहू ने अभी तक धुलाई करके पोछा भी लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ तो सास बहू बैठकर गप्पे मार रही हैं। पता नहीं कैसी सास हो तुम सुमित्रा। मन तो कर रहा है इस बुढ़े के बाल पकड़कर इसके मुंह से जमीन पर पोछा लगवा दूं। सारी जवानी भर मेरे पीछे पड़ा रहा और बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। इसे मेरी बहू को भी जीने नहीं दे रहा है। सुमित्रा को अपने पति पर काफी गुस्सा आता था, लेकिन सुमित्रा मनोहर के मुंह पर कुछ भी नहीं कह पाती थी। और अब यूं ही कुछ समय और गुजर जाता है। चलो हॉल की डस्टिंग तो हो गई, अब जाकर कमरे की डस्टिंग कर लेती हूँ। आज तो कपड़े भी धोने हैं। अंजलि हॉल की डस्टिंग का काम खत्म करके कमरे में जा ही रही होती है कि तभी मनोहर अंजलि को रोकते हुए, अरे अंजलि बहू, हॉल की सफाई हो गई? पापा जी अच्छे से करती है, अब मैं कमरे की सफाई करने जा रही थी। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि हॉल की सफाई अच्छे से नहीं हुई है? जैसे इनकी कुत्ते की नाक है ना, जो सूंघ सूंघ कर पता चल गया इन्हें। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी मनोहर अपनी जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है और उससे टेबल पर जमीन की धूल को देखने लगता है। मैंने कहा था ना, सफाई अच्छे से नहीं हुई है। टेबल पर कितनी धूल है, चलो इसे अच्छे से साफ करो। ससुर है या जनानी है, ये भगवान, ये कब से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर घूमने लग गए। अंजलि के तो होश ही उड़ जाते हैं और अब ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। साक्षी किचन में बर्तन धो रही होती है कि तभी बार बार मनोहर इधर से उधर किचन में चक्कर काट रहा होता है। अब साक्षी के धुले हुए बर्तनों को एक एक करके उठाकर देखने लगता है। देखो साक्षी बहू, कैसे गिलास पर साबुन लगा हुआ है। अरे जरा आराम से बर्तन धो, ट्रेन थोड़े ना निकली जा रही है तुम्हारी। थोड़ा बहुत साबुन तो बर्तनों पर रह जाता है, इस्तेमाल करने से पहले एक बार और धो लेती हूँ। अरे इससे पानी की ही बर्बादी हो रही है, ढंग से बर्तन धोया करो। ये देखो चम्मच पर भी साबुन लग रहा है। जैसे कुत्ते को भी घी हजम नहीं होता, ठीक उसी तरह मनोहर को भी अपनी बहू के कामों में कमी निकालने बगैर खाना हजम नहीं होता था। बार बार मनोहर का इस तरह बहू को टोकना सुमित्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुनिए जी, मैं सास हूँ, मैं अपनी बहू को टोकूंगी तो भी चलेगा, लेकिन आप ससुर होकर उन्हें छोटी छोटी चीजों को लेकर टोकते हैं, उनके कामों में कमियां निकालते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम उनकी चीजों में कमियां निकालती तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ता। मुझे कोई शौक नहीं है कमी निकालने का, लेकिन अगर कमी नहीं निकालूंगा तो वो सुधरेगी कैसे? बात सुधारने की नहीं है, बात तो इनकी रोटी हजम होने की है। बिना किसी को टोके कमी निकाले इनकी रोटी थोड़ी ना हजम होती है। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। मनोहर हॉल में बैठा होता है। अरे कोई घर में है? जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। अरे कोई सुन रहा है मेरी? जरूर दोनों बहुएं घोड़े बेचकर सो रही होंगी। कितनी बार कहा है इन्हें कि दिन में न सोया करें। दो दो बहुओं के होते हुए भी अब मुझे खुद पानी लेना होगा। मनोहर जैसे ही पानी लेने के लिए किचन में जाता है तो देखता है कि गैस पर चाय गिरी हुई है। अरे ये क्या, गैस पर इतनी सारी चाय गिरी हुई है और ये तो सूख भी गई। आज तो मैं इन दोनों बहुओं को छोड़ूंगा नहीं। मनोहर चिल्लाकर अपनी दोनों बहुओं को रसोई में बुलाता है। जी पापा जी, बुलाया आपने, क्या हुआ? ये क्या है? अगर गैस पर चाय गिर गई तो साफ नहीं किया गया तुमसे? पापा जी वो ध्यान से उतर गया, हम अभी कर देते हैं। क्या ही फायदा जो 100 बार टोकने पर तुम लोग कुछ काम करती हो। हर छोटी छोटी बातों को लेकर मनोहर अपनी बहू के पीछे ही पड़ा रहता था। साक्षी बहू, समय से रसोई की कूड़े की बाल्टी को खाली कर दिया करो। इस तरह कोई रसोई में गंदगी हो जाती है। हे भगवान, गिनकर इसमें आलू के 4 छिलके हैं। अब इसे मैं क्या ही साफ करती। इसी तरह रहा ना तो इनकी वजह से जरूर मेरा तलाक हो जाएगा।
मनोहर को अपनी दोनों बहुओं का 1 मिनट बैठना भी गवारा नहीं था। अपनी बैठी हुई बहू को भी मनोहर कुछ न कुछ काम देता रहता था। हॉल से ही आ रहा हूँ, भाभी सारे हॉल के पर्दे और सोफे सेट का कवर बदल रही है, और तुम भी बेडशीट बदल रही हो। हफ्ते भर पहले ही तो तुमने और भाभी ने सब बदला था। तुम्हारे पिताजी है ना, उन्होंने ही कह रखा है बदलने के लिए। इस पर तो कीचड़ लगा हुआ है, पूरे घर में मक्खियां भिन-भिना रही है ना, इसीलिए। अरे साक्षी, अब तुम पापा जी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तुम महीने भर बेडशीट न बदलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने दो, तुम और तुम्हारे पापा जी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लुगाई के पल्लू में ही छुपे रहो। कभी मुंह खुलता है तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारा? साक्षी अपना सारा गुस्सा अरुण पर निकाल देती है और अभी इसी तरह से कुछ समय और गुजर जाता है और आज घर की सारी महिला मंडल अब पड़ोस में रहने वाली लता पार्क में जमा होती हैं। गलती तुम्हारी है जो तुमने अपने पति को शुरू से अपने सर पर चढ़ा के रखा है। अरे मैंने तो शादी के अगले दिन से ही अपने पति की लगाम अपने हाथ में पकड़ ली थी। मजाल है कि आज तक उन्होंने मेरे सामने मुंह तक खोला हो। तुम ठहरी शहर की, लेकिन मैं थी गांव से। काश मैं भी तुम्हारी तरह ही होती तो आज मेरी बहू को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सास मैं हूं, लेकिन बने ये बैठे हैं। 24 घंटे सास जैसी नजर रखते हैं ससुर जी हम पर। रसोई हो, घर हो, छत हो, हर जगह। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरा बस चले ना, मैं तो मायके में ही जाकर बैठ जाऊं। ऐसे कुछ समय और गुजरता है। साक्षी सोफे के आसपास से झाड़ू लगा रही होती है कि तभी मनोहर। हर रोज सोफे के आसपास से झाड़ू लगा लेती हो, कभी सोफे के नीचे से भी झाड़ू लगा लिया करो। पापा जी, वो सोफा ना कुछ ज्यादा ही भारी है। अगर आप थोड़ा सरका देते तो मैं झाड़ू लगा देती। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी सरका देता हूँ। मनोहर जैसे ही झुककर सोफा सरकाने की कोशिश करता है कि तभी अचानक मनोहर की कमर से हड्डी टूटने जैसी आवाज आती है। पापा जी, आवाज कैसी? कहीं आपकी कोई हड्डी तो टूट नहीं गई है? अरे वो तो बस चटक गई है। मैं तो रोज अपनी कमर की हड्डी चटकाया करता हूँ। एक काम करो, आज तुम रहने दो, कल लगा लेना सोफे के नीचे झाड़ू। बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। खुद से तो सरकानी नहीं है, बड़े आए मुझे बोलने वाले। मनोहर जल्दी से कमरे में जाता है और अपनी कमर पकड़कर दर्द के मारे बैठ जाता है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और आज साक्षी के घर में ही सबके लिए चाय के साथ खाने के लिए चिप्स बनाती है। जैसे बड़ा मनोहर अपने कमजोर दांतों से उन कड़क चिप्स को चबाता है। अरे बहू, तुम्हें तो चिप्स भी बनाने नहीं आते। इतने कड़क कोई चिप्स बनाता है क्या? चिप्स तो मेरी माँ बनाती थी। लेकिन पापा जी, चिप्स तो कड़क ही बनते हैं। अब मैं रोटी की तरह मुलायम थोड़ी ना बना दूंगी। देखो आजकल की बहू को अपनी गलती मानने की बजाय कैसे ससुर से जुबान चला रही है। मन तो ऐसा कर रहा है कि अपने ससुर को आलू की तरह छील कर गोल गोल पीस काट कर तेल में तल दूं। हे भगवान, ऐसा ससुर तो किसी दुश्मन को भी ना दे। सुमित्रा हर वक्त मनोहर को 24 घंटे कामों में कमी निकालने की इस आदत को छोड़ने को कहती थी, लेकिन मनोहर कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता और आज तो मनोहर अपनी सारी हदें पार कर देता है। अरे भाई साहब, थोड़ी लाल और हरे रंग की चूड़ियां दिखाना। ये देखिए मैडम जी, मेरे पास चूड़ियों का कलेक्शन ही कलेक्शन है। आप लाल हरे रंग की बात कर रही हैं, ये देखिए गुलाबी नीली पीली हर तरह की चूड़ियां हैं मेरे पास। ये नीली वाली दिखाना, अच्छी लग रही है। चूड़ी वाला साक्षी के अब हाथों में चूड़ी पहनाकर दिखाने लगता है कि तभी मनोहर बाहर से आता है और चूड़ी वाले को अपनी बहू का हाथ पकड़े उसको चूड़ी पहनाता देखकर मनोहर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब साक्षी चूड़ियां लेकर घर में आती है, बहू तुम में कुछ लाज शर्म बची है या नहीं? अरे घर की इज्जत बहू बेटियों के हाथों में होती है। तुम कैसे एक पराये मर्द के हाथ में अपना हाथ दे सकती हो? तुम्हारे पास भी तो हाथ है चूड़ियां पहनने के लिए। तुम तो उस मोहल्ले में बदनाम कर दोगी हमें। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना क्या नाम रह जाता मेरा। मनोहर की बात को सुनकर साक्षी अपना पारा खो देती है और अब गुस्से में कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, जिसे देखकर अरुण। साक्षी, क्या हुआ? तुम इस तरह गुस्से में कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? बहुत हुआ। तुम्हारे पापा ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। अब तो इस घर में या तो वो रहेंगे या मैं। जा रही हूँ मैं अपने मायके, और हाँ, डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना। साक्षी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजलि और सुमित्रा भी कमरे में आ जाती हैं और जब सारी बात पता चलती है तो पापा जी ने तो सच में सारी हदें पार कर दी। अब मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो खुद इनसे परेशान हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो आज ही इन्हें छोड़ दूं। बच्चों, अगर तुम लोग घर छोड़ रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। पूरा परिवार मनोहर से परेशान होकर घर छोड़ने की बात कर रहा होता है तो वहीं मनोहर चुपके से कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। ये सब घर छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ही जाएंगे ये लोग? लौटकर तो इन्हें वापस यहीं आना होगा। मनोहर अपने आप को तसल्ली दे देता है, लेकिन वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाता और अगले सवेरे जब मनोहर की आंख खुलती है तो उसे बगल में सुमित्रा दिखाई नहीं देती। अरे ये सुमित्रा कहाँ चली गई? सुमित्रा, कहाँ हो तुम?
मनोहर सुमित्रा को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन सुमित्रा तो क्या, घर में कोई भी मनोहर को नहीं दिखता, जिसे मनोहर समझ जाता है कि सब उसे छोड़कर चले गए। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आई कि कैसे बूढ़े आदमी को छोड़कर जाए। लेकिन क्या हुआ, मैं खुद अकेला रह सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है 1-2 दिन में इधर उधर से भटक के लोग वापस घर आ जाएंगे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मनोहर को अपने परिवार की कमी तो खल रही थी, लेकिन अपने घमंड की वजह से मनोहर उसे जताता नहीं है। हाथ मुंह धोने के बाद मनोहर किचन में जाता है और नाश्ते के लिए ऑमलेट बनाने लगता है। मनोहर जब अपने बनाए हुए ऑमलेट को खाता है तो उसे फौरन से थूक देता है। हाय हाय हाय, इस कच्चे ऑमलेट को खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। मनोहर अपने बनाए हुए ऑमलेट को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक देता है, जिसे देख मनोहर को एक फ्लैशबैक याद आता है। अरे इस तरह अंडा उबाला जाता है क्या? 7-8 मिनट काफी होता है अंडे को उबालने के लिए, तुमने तो इसे पूरा गला ही दिया है। अरे कम से कम वो अंडा खाने लायक तो था, लेकिन ये तो देखने लायक भी नहीं है। नाश्ता रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, चाय बना लेता हूँ। मनोहर पतीले में भरकर दूध, आधा डिब्बा चीनी और पूरा डब्बा चाय पत्ती डाल देता है, और जब मनोहर अपनी बनाई हुई उस चाय को पीता है तो हाय हाय हाय, ये क्या बकवास सी चाय बना दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी घटिया चाय भी बना सकता हूँ। हार कर मनोहर अब बाहर होटल में जाकर चाय और नाश्ता करता है। तो वहीं रात का खाना बनाने के लिए जब मनोहर रसोई में जाकर खाने की तैयारी करता है तो गलती से मिर्च का हाथ अपनी आंखों में ही लगा लेता है। अरे हे, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मेरी आंखें जल रही हैं। मनोहर अब जल्दी से फ्रिज खोलता है और एक एक कर पानी की सारी बोतल अपने मुंह पर डाल देता है, जिससे किचन में अब काफी ज्यादा गंदगी हो जाती है। ये सब देखकर मनोहर को काफी गुस्सा आता है और अब वो भूखे पेट ही सो जाता है। अगले दिन मनोहर कपड़े धोने के लिए मशीन लगाता है और गलती से रंग बिरंगे कपड़ों पर डिटर्जेंट डालने की बजाय ब्लीच पाउडर डाल देता है, जिससे कपड़ों का सारा रंग उड़ जाता है। ए भगवान, ये सारे रंग बिरंगे कपड़े विधवा कैसे हो गए? मैंने तो उसमें डिटर्जेंट ही डाला था। अपनी बहू और पत्नी के बिना मनोहर काफी ज्यादा अकेला पड़ गया था। 2 दिन में ही मनोहर ने पूरे घर का कबाड़ा कर दिया था, जिसे देख अरे मैं ही पागल था जो अपनी बहू के हर काम में कमियां निकालता था। पहले मैं कितने खुश रहता था, अब कुछ बैठे बिठाए सब मिल जाता था, लेकिन अब देखो एक एक चीज के लिए मोहताज हो गया हूँ। तुम सब लोग मुझे क्यों छोड़कर चले गए? प्लीज वापस आ जाओ, मैं इस तरह नहीं रह सकता। मनोहर बैठे बैठे रोते हुए अपने पूरे परिवार को याद करता है कि तभी अचानक सुमित्रा अपनी दोनों बहू और बेटे के साथ घर आ जाती है। ये आपने घर का क्या हाल मचा दिया है? 2 दिन हम घर से बाहर क्या रहे, आपने तो सारे घर को तहस नहस करके रख दिया। अरे आ गए तुम लोग, मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे? पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। हम आपको छोड़कर नहीं जाते तो आपको अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता? हाँ पापा, कमी जब निकाली जाती है जब चीज में कोई गलती हो या सामने वाले को पता ना हो, लेकिन हर छोटी छोटी चीज में कमी निकालना सही बात नहीं है पापा। मेरे ख्याल से पापा जी, इन 2 दिनों में आप जान गए होंगे कि दूसरों के कामों में कमी निकालने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हमें वो काम आता है या नहीं। हमने ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं किया, हम बस आपको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जो आप कर रहे थे वो गलत था। बोलिए, अब निकालेंगे आप किसी के काम में कमी? आपने जो घर का हाल बना रखा है उसे देखकर तो मुझे नहीं लगता। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। सब कुछ ठीक रखने के चक्कर में मैं तो सच में ससुर से सास बन बैठा था। इतना तो कोई सास भी अपनी बहू के काम में कमी नहीं निकालती होगी जितना मैं निकालने लग गया। तुम सब मुझे माफ कर दो, और खास करके तुम दोनों बहुओं। इन 2 दिनों में मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों कितनी मेहनत करती हो, कितना काम करती हो। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे काम में कभी कोई कमी नहीं निकालूंगा। मनोहर की बातें सुनकर अंजलि और साक्षी काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद अब दोनों बहुएं जल्दी से सारे घर को अच्छे से साफ कर देती हैं और अब इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी किचन में खड़े होकर बातें करते हुए खाना बना रही थी कि तभी फिर से मनोहर अपनी कमी निकालने की आदत से मजबूर किचन में आता है। लेकिन इससे पहले मनोहर अपनी बहू को कुछ बोलता कि तभी मनोहर की पीछे पीछे सुमित्रा भी आ जाती है। हाँ, क्या हुआ? कुछ बोलना था क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस पानी लेने के लिए आया था। आप चलिए हॉल में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ पानी। आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? मनोहर हॉल में जाकर बैठ जाता है तो वहीं अब मनोहर को देखकर सुमित्रा उसकी दोनों बहुएं हंसने लगती हैं और अब समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे मनोहर की टोकने और कमी निकालने की आदत भी अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अब सास ससुर बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं।